देवघर के किनारे पर ढलान पर टिकी हुई टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक गरीब बढ़ई रघु अपनी पत्नी रमा और 8 वर्षीय पुत्र मोहन के साथ रहता था। रमा, आज जंगल जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं गया तो लकड़ी नहीं कटेगी, लकड़ी नहीं कटी तो कोई खरीदने भी नहीं आएगा। जंगल जंगल बस यही सुनती रहती हूँ मैं। घर में आटा नहीं, दाल नहीं, चाय की पत्ती तक खत्म हो गई है और तुमको बस कुल्हाड़ी पकड़कर निकलना आता है। बाबा, आज मैं भी चलूं आपके साथ? मैं भी लकड़ी काटना सीखूंगा, आपके जैसा काम करूंगा। ना रे मोहन, तू मेरे जैसा मत बन। मैं तो मजबूरी में बढ़ई और मजदूर बना हूँ। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, समझा? रमा के शब्दों में जहर था, पर उस जहर के पीछे बरसों की थकान थी। ताने उसके होठों पर थे, डर उसके दिल में था, कहीं ये ठंड उसके बच्चे की सांसें ही ना छीन ले। तभी रघु ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर चुप रह गया और हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल गया। बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी। सड़क पर कीचड़ और बर्फ का चिपचिपा मिश्रण था। कुछ देर बाद रघु ने सड़क के किनारे अपना छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाया, जिस पर वो छोटी मेज, कुर्सी, दरवाजे की चौखट, मरम्मत का सामान वगैरह रखता था। और वो जोर से चिल्लाने लगा, अरे भैया, कुर्सी की टूटी टांग ठीक करा लो। दरवाजा चरचराता है तो मैं ठीक कर दूंगा। लकड़ी के पुराने सामान में नई जान डाल दूंगा। तभी सामने से जैकेट पहने, मफलर लपेटे लाला धनराज आया। अरे ओए रघु, कितनी बार कहा है, मेरी कोठी के सामने अपना ये गंदा ठेला मत लगाया कर। हमारी हवेली के सामने तेरे जैसे नीच लोगों का धंधा अच्छा नहीं लगता, समझा? लाला जी, ठंडी बहुत बढ़ गई है। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। अगर आज कुछ काम मिल जाए तो मोहन के लिए थोड़ा आटा तो ले जाऊंगा। तभी लाला ने अपने 2 आदमी बुलाया और बोला, सुनो, इसका ठेला उठा के किनारे फेंको और इसे यहां से अभी के अभी हटाओ। ए साहब, दया करो, यही तो मेरा सहारा है। ठेला चला गया तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? ओ हट साइड में, बहुत रोना धोना देख लिया तेरे जैसा का। जा जा यहाँ से, वरना हाथ भी तोड़ देंगे। उसके बाद दोनों आदमी ठेला उठा लेते हैं। कुछ सामान गिरता है, कुछ टूट जाता है। ठेला चला गया। रघु की आंखों में सिर्फ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े नहीं, उसकी उम्मीदें भी बिखर कर पड़ी थीं। किसी ने उसकी तरफ तरस की नजर से भी नहीं देखा। थके कदमों से, बर्फ में धंसते पैरों के साथ वो घर की ओर लौट पड़ा। और घर पहुंचकर उसने देखा, अंदर धुआं नहीं था, मतलब चूल्हा आज भी नहीं जला। रमा फटी पुरानी बिस्तर पर बैठी थी, ऊपर खाली बर्तन रखे थे। मोहन कोने में चुपचाप बैठा खेल रहा था। इतनी जल्दी क्यों लौट आए? कुछ काम धंधा हुआ या फिर वही खाली हाथ? रमा, आज तो ठेला ही चला गया। लाला धनराज ने कहलवाया कि उसकी कोठी के सामने गरीब का ठेला नहीं लग सकता। उसके आदमियों ने सब उठा लिया। क्या? हमारा ठेला भी चला गया? वो ठेला ही तो हमारा सहारा था। अब घर कैसे चलेगा? क्या मैं और बच्चा बर्फ खाकर जिएंगे? बाबा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम घर छोड़ देंगे? तुम जाओ पुलिस के पास, शिकायत करो। क्या वो भगवान है जो चाहे कर लेगा? रमा, पुलिस में भी तो उसी के आदमी बैठे हैं। हमारी बात सुनने से पहले ही हमें ही जेल में बंद कर देंगे। झगड़ा कर रहा था जमींदार से। तो फिर क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं। मोहन 2 दिन से सूखी रोटी खाकर सो रहा है। मैं तो भूखी रह लूंगी, पर तू बता, बच्चे का पेट कैसे काटेगा? रमा, कल से मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा, गट्ठर बनाकर गांव वालों को बेचूंगा। जितना होगा उतना घर चलेगा। ठंड में लकड़ी की मांग तो ज्यादा होगी। जंगल जाओ, आंधी में जाओ, तूफान में जाओ, पर सुन, एक बात समझ, अगर तू अब भी कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा ना, तो ये सर्दी हम सबको खा जाएगी। अगली सुबह धुंध और बर्फ के बीच रघु गांव की सबसे बड़ी राशन की दुकान पर पहुंचा। रघु ने देखा कि वहां पर लाला खड़ा था।
लाला जी प्रणाम। रघु बढ़ई, अब क्या लेने आया है? ठेला तो वैसे ही चला गया तेरे पास, अब क्या मांग रहा है? साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है। थोड़ा आटा, थोड़ी दाल दे दीजिए उधार। महीने के आखिर तक जो भी कमाऊंगा सब चुका दूंगा। अरे उधार उधार उधार, तुम जैसे लोग तो बस भगवान भरोसे और उधार पर जीवित रहते हो। पर चल, आज थोड़ा मजा करते हैं। देख रघु, एक काम कर, अपना जो कच्चा घर है ना, झोपड़ी, वो मेरे नाम कर दे। बदले में तू जब तक जिएगा, जब तक चाहे यहां से राशन ले जा, जितना चाहे उठा ले, ना पैसा ना हिसाब किताब। ये सुनते ही रघु के चेहरे पर सन्नाटा। उसके दिमाग में रमा का चेहरा, मोहन का दुबका हुआ चेहरा, ठंडी रातें, भूखी नींद सब घूमने लगती हैं। तभी वो कपटी आवाज में बोला, लाला जी, वो घर ही तो एक सहारा है मेरा। अगर वो भी दे दूं तो हम रहेंगे कहाँ? अरे तू बचेगा तो ही तो कोई घर तेरे काम आएगा। ठंड में अगर मर गया तू तो झोपड़ी की भी किसे जरूरत? ये तो वैसे भी गिरने लायक है। सोच समझ के फैसला कर, ये सुनहरा मौका हर रोज नहीं मिलता। रघु के लिए अब सवाल इतना नहीं था कि घर रहेगा या नहीं। सवाल ये था कि आज मोहन के पेट में रोटी जाएगी या नहीं। उसकी आत्मा उसे रोक रही थी, पर बेटे की याद उसे धक्का दे रही थी। तभी कांपते हाथों से उसने कागज पर अंगूठा रख दिया। बस हो गया काम, अब जा, जितना राशन चाहिए गोदाम से उठा ले। और हां, अब वो झोपड़ी मेरी हुई, भूल मत जाना। रघु भारी गठरी उठाए घर लौटता है। थैले में गेहूं, आटा, दाल, थोड़ा तेल, नमक, आलू। घर में पहली बार इतना सामान एक साथ आया है। अम्मा, देखो कितना सारा सामान। आज तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। गठरी को देखते ही रमा को शक हुआ। तभी वो बोली, इतना सारा राशन किसने दिया? कहाँ से आया? वो लाला धनराज ने उधार पर दे दिया, कहा बाद में चुका देना। रमा एक पल उसे घूरती है, उसके चेहरे पर सच्चाई पढ़ने की कोशिश करती है। फिर दबी आवाज में बोली, सच सच बता रघु, क्या तूने हमारा घर उसके नाम कर दिया? रघु की खामोशी ही उसके जवाब का कारण बन गई। तभी रमा चीखती आवाज में बोली, पागल हो गए हो तुम? वो घर भले कच्चा था, टपकता था, ठंड अंदर आती थी, मगर हमारा था, हमारे नाम था। अब हम किराए के आसरे भी नहीं रहे, किसी और की दया पर जिएंगे। रमा, तू देख तो सही, कितना सारा राशन है। मोहन अब भूखा नहीं सोएगा। थोड़ा बचा कर रखेंगे, थोड़ा बेच देंगे तो दवाई, लकड़ी सबका जुगाड़ हो जाएगा। मुझे तुमसे ज्यादा डर उस दिन से लगता है जब वो आदमी हमारे सिर से ये छत भी खींच लेगा। तुम जो हो भरोसा जल्दी कर लेते हो, पर दुनिया इतनी सीधी नहीं होती रघु। मोहन दोनों के बीच देखता है, उसे कुछ पूरी तरह समझ नहीं आता, पर इतना जान जाता है कि घर कोई खिलौना नहीं होता जो बेच दिया जाए। उस रात पहली बार पेट भर भोजन हुआ, पर नींद किसी को भी नहीं आई। कुछ दिनों तक वही राशन घर को संभालता रहा, लेकिन ठंड बढ़ती गई, काम नहीं मिला, लकड़ी की मांग भी कम हो गई। अब गठरी खाली हो गई। तभी अगले दिन रघु फिर से लाला की दुकान पर गया। लाला जी, उस दिन जो आपने कहा था कि जब तक जिए राशन मिलता रहेगा, बस थोड़ा और दे दीजिए, घर में अनाज खत्म है। अरे आज तो कुछ भी नहीं बचा रे रघु। जो ट्रक माल लेकर आ रहा था वो बर्फ में कहीं फंस गया है, रास्ते बंद है, समझा? अब जब आएगा तब लेना, अभी जा। पर लाला जी, मैंने तो खुद देखा, कल तक तो गोदाम भरा था। मेरी बात पे शक कर रहा है तू? बोला ना कुछ नहीं है, चल निकल यहां से, अभी कुछ नहीं मिलेगा। रघु के पास बहस करने की ताकत नहीं थी। उसने दुकान के कोने कोने पर नजर दौड़ाई, पर दुकान का हर एक कोना जैसे उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। फिर झुकी नजरें, भारी कदम
और ठंडी हवा उसके साथ घर की ओर चली। तभी अगले दिन हवा की रफ्तार बढ़ गई। आसमान एकदम काला पड़ने लगा। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ए सुनो सब लोग, बर्फ का बड़ा तूफान आ रहा है। जंगल के तरफ जाना होगा। खुले मैदान में रह गए तो सब दब जाएंगे। रमा, जल्दी कर, मोहन को तैयार कर। तूफान आ रहा है। गांव वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। जंगल? वहां कहाँ रहेंगे? पेड़, ठंडी हवा और जंगली जानवर। यहाँ हमारे ऊपर छत कितनी मजबूत है। अगर एक बर्फ का गोला गिरा तो मरने के लिए काफी होगा। जंगल में पेड़ों के बीच बचने का रास्ता ज्यादा है। वहां आग भी जला सकेंगे, शाखाओं के बीच छिप सकेंगे। बाबा, आप रहना मेरे साथ बस, जहाँ भी चलें। उस वक्त जगह से ज्यादा जरूरी साथ था। टूटी छत से ज्यादा मजबूत तीनों के बीच का रिश्ता था। डर भी था, पर एक दूसरे की मौजूदगी से थोड़ी हिम्मत भी। तभी तीनों बर्फ और हवा से लड़ते हुए गांव के बाकी लोगों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। लोग देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने आग जलाई और आग के सहारे बैठना ही काफी समझा। रात धीरे धीरे गहराती गई। बर्फ की जगह अब बरसात शुरू हो गई। हवा चीखने लगी। रमा, उठो, जल्दी उठो। जमीन पर पानी भर रहा है, देखो। अगर यहीं रहे तो बह जाएंगे। ऊपर चढ़ना होगा, पेड़ों पर। कुछ देर बाद वो लोग पेड़ पर जाकर बैठ गए। नीचे पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक पेड़ था और उनके अपने हाथ पैर। पानी थोड़ा थमा है, पर जमीन पर वापस उतरना अभी भी खतरे से भरा है। रघु टहनी पर बैठे बैठे नीचे देखता है, फिर पेड़ के तने को ध्यान से परखना शुरू करता है। क्या देख रहे हो ऐसे? नीचे उतरने का सोच रहे हो क्या? नीचे उतरेंगे, पर तब जब हमारे पास वापस लौटने लायक कुछ होगा। अभी तो ऊपर ही घर बनाना पड़ेगा। पेड़ पर घर? कैसा घर? रघु मुस्कुराता है। पहली बार उस पूरी कहानी में उसके चेहरे पर हल्की चमक दिखती है। वो कुल्हाड़ी निकालता है, पेड़ के सूखे हिस्सों, आसपास गिरे तनों को देखता है, फिर धीरे धीरे काटना शुरू करता है। तभी कुछ देर में वो अपनी कलाकारी से पेड़ पर एक लकड़ी का झोपड़ी बना दिया। रघु, तू तो सिर्फ बढ़ई नहीं, जादूगर निकला। एक रात में पेड़ पर घर बना दिया। रघु की कलाकारी देखकर गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। किसी का नाम बीरू, किसी का सोहन, किसी का सीमा। सब उसकी बनाई झोपड़ी को हैरानी से देख रहे थे। अरे रघु, तू तो कमाल कर गया। अगर तू हमारी मदद करे तो हम सब के लिए भी ऐसे पेड़ वाले घर बन सकते हैं। क्यों नहीं? जहां तक हाथ चलेगा, जहां तक दम रहेगा, सबके लिए बनाएंगे। रघु ने अगले 2-3 दिनों में कई पेड़ों पर छोटे छोटे घोंसले जैसे घर बना दिए। हर घर की छत पेड़ की छाल से ढकी हुई, किनारे मजबूत, नीचे से बंधी हुई बेलों के सहारे सुरक्षित। देवगढ़ का जंगल अब सिर्फ डर का नहीं, उम्मीद का भी ठिकाना बन गया था। पेड़ों पर बने ये घर किसी कहानी की किताब के चित्र जैसे लगते थे। ऊपर सफेद बर्फ, बीच में हरे पेड़ और उनकी शाखाओं पर टिके छोटे छोटे घोंसले। तभी दूर से कोई आवाज गूंजती है। ओ रघु, ए रघु बढ़ई, कहाँ है रे तू? लाला भी पेड़ की नीचे वाली शाखा तक पहुंच आया था, ठंड से कांपता हुआ, पर अपनी शान नहीं छोड़ता। उसने रघु की झोपड़ी देखी, मजबूत, साफ, सुरक्षित। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया घर बना है पेड़ पर। ऐसे लगता है जैसे राजा महाराजा के लिए बना हो। ये घर तो मुझे ही मिलना चाहिए था। तभी रघु बाहर निकला और बोला, साहब, ये मेरा घर है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने परिवार के लिए। अरे ओ, भूल गया क्या? तूने जो कागज पर अंगूठा लगाया था उसमें लिखा था, रघु का जो भी घर होगा वो मेरा होगा। तूफान ने तो तेरी पुरानी झोपड़ी बहा दी, अब यही तेरा नया घर है ना?
तो अब ये घर भी मेरा हुआ कि नहीं? यह सुनकर रमा का खून खौल जाता है। तभी बाहर आई और बोली, लोभी कहीं के, इंसान तूफान से भागकर यहाँ बचने आया है और तुझे अभी भी घर हथियाने का ख्याल है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शर्म वो करे जिसके कर्म खराब हो। हम तो सौदा करते हैं, धंधा करते हैं। तू बोल मत ज्यादा, हमें कानून आता है। ए रघु, संभाल अपनी औरत को, बहुत बोलती है। रमा चुप हो जा। और लाला जी आप भी। ठीक है, ये घर आप मत लेना, पर आप क्या चाहते हैं साफ साफ बोलिए। ठीक है, चल इस घर को अभी के लिए तेरा ही मान लेते हैं, पर बदले में तू मुझे भी ऐसे ही एक बड़ा घर बनाएगा, 3 मंजिला, समझा? ऊपर के पेड़ों तक जाता हुआ, दूर से चमकता हुआ। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं सेठ हूं। मेरा घर सबसे अलग दिखना चाहिए। ठीक है साहब, बना दूंगा। जब तक ये तूफान है मैं दिन रात लगा रहूंगा। पर एक बात, अगर कल को तूफान थम गया और हम अपने पुराने गांव लौटे तो मेरा पुराना घर तुम नहीं लोगे, अब वो मेरा ही रहेगा, ये वादा करो। अरे हाँ हाँ, बोल दिया ना। तूफान थम गया तो तेरी पुरानी झोपड़ी पर दावा नहीं करूंगा। अब तू बस मेरे लिए वो 3 मंजिला घर बना दे, बाकी बाद में देखेंगे। रघु ने पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी फिर से चलाई। दिन रात की मेहनत के बाद एक ऊंचा 3 मंजिला पेड़ वाला लकड़ी का घर खड़ा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे पेड़ ने खुद ही अपने अंदर घर उगा लिया हो। अरे रघु, अब तो तू देवगढ़ का सबसे बड़ा कारीगर कहलाएगा। ऐसा घर तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। अम्मा, मेरा बाबा जादूगर है। मैं बड़ा होकर इनके जैसा ही बनूंगा। हाँ बेटा, गरीब के हाथ में मेहनत का जादू ही तो होता है, बस मैंने उसे समझने में देर कर दी। वाह रे रघु, अब आई ना बात। अब अगर कोई राजा भी यहाँ आएगा तो मेरा घर देखकर जल जाएगा। बस एक बात है, ये जो तू बोल रहा था ना छाल लगाने की, ये मत कर। साहब, अगर इसे पेड़ की छाल से नहीं ढकेंगे तो हवा और बारिश सीधे अंदर आएगी, बर्फ भी जमा होगी, ठंड और बढ़ जाएगी। ये घर दिखने में सुंदर रहेगा पर अंदर रहना मुश्किल। बस तू अपनी भाषा में बढ़ई है। मैं लाला हूं, धंधे वाला आदमी। मुझे पता है क्या अच्छा दिखता है। मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले जैसा नहीं लगेगा, समझा? इसे ऐसे ही रहने दे, चमकता हुआ। कुछ नहीं होगा इसे, तू चिंता मत कर। रघु चुप हो गया। उसने बाकी गांव वालों के घर छाल से ढके, मजबूत और सुरक्षित बनाए। सिर्फ लाला का घर नग्न लकड़ी का, बिना छाल के, दिखने में सुंदर पर अंदर से कमजोर खड़ा रहा। तभी रात के बीच अचानक हवा की आवाज और तेज हो गई। आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली और तेज चमकने लगी। बारिश की धार पेड़ों को झकझोरने लगी। गांव वालों के छोटे घर हिलते तो थे, पर छाल वाली छत और मजबूत बांधों की वजह से संभल जाते। अंदर हल्की सरसराहट, हवा की सीटी, पर ठंड सीधी अंदर नहीं घुस पा रही थी। उधर लाला धनराज का 3 मंजिला घर जोर जोर से डोलने लगा। लकड़ी पर बारिश की चोट, हवा के झोंके से दीवारें कांपने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी ठंडी हवा कैसे अंदर आ रही है? अरे ये क्या उखड़ गया? लाला का घर टूट गया और जमीन पर गिर गया। हे भगवान, इतनी ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगा। कोई है? कोई सुन रहा है? ए रघु, रघु, कहाँ है रे तू? मुझे अंदर ले ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा इस ठंड में। रमा अंदर से बोलती है, जब हमारे घर से तुमने छत छीनी थी तब याद नहीं आया कि इंसानियत क्या होती है। जब ये ठंड हमारे बच्चे पे पड़ रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब हमें क्यों पुकार रहे हो? रघु, मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर अभी मुझे अंदर ले लो, नहीं तो ठंड मुझे मार देगी। देख, मैं हाथ जोड़ता हूं। रघु चुपचाप खड़ा है। उसके चेहरे पर संघर्ष दिखता है।
एक तरफ पुराने जख्म, दूसरी तरफ सामने कांपता हुआ इंसान। रमा, अगर हम भी इसके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा इसमें और हम में? ये हमारे साथ बुरा कर चुका है, पर क्या हम भी वही करेंगे? आ जाओ लाला जी, अंदर आ जाओ, बाहर ठंड बहुत तेज है। लाला अंदर आया। लाला की आंखें भर आती हैं। रघु, तू बहुत बड़ा आदमी निकला। मैंने तेरे साथ बुरा किया, तेरे घर पर कब्जा किया, तेरा ठेला छीना, फिर भी तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू चाहता तो मुझे बाहर मरने छोड़ देता। याद रखना लाला, तूफान हमेशा घरों को नहीं, इंसान के भीतर की सोच को भी हिलाकर रख देते हैं। भगवान कभी कभी तूफान भेजते हैं ताकि समझ में आए कि दौलत से बड़ा क्या होता है, इंसानियत। लाला काका, आप जब हमारे ठेले पर हंस रहे थे तब मैं आपसे नफरत करता था, पर आज अगर आप मर जाते तो मुझे बुरा लगता। शायद इसी को कहते हैं दिल का बदलना। मोहन, मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं सच में बदलूंगा। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। आसमान पहली बार साफ दिख रहा था। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थीं। रघु, रमा, मोहन और लाला चारों एक साथ नीचे उतरे। रघु, तूने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। जो कागज मैंने तुझसे साइन करवाए थे, आज से सब रद्द। वो घर, वो झोपड़ी, सब वापस तेरे नाम। रघु और रमा एक दूसरे को देखते हैं। रमा की आंखों में पानी है, पर इस बार वो दर्द का नहीं, राहत का है। लाला जी, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का घर वापस दिल से अपना मानो। उनकी मदद करो। पेड़ों पर जो घर बने हैं उन्हें भी सबके लिए उपयोगी रहने दो। किसी से अब घर मत छीनो। ठीक है रघु, आज से देवघर में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो अनाज मेरे गोदाम में है उसका हिस्सा अब सबका होगा। देवगढ़ लौट आया। लोगों ने अपने टूटे घरों को मिलकर ठीक किया। पेड़ों पर बने घरों को भी कुछ ने रहने के लिए रख लिया, कुछ ने अनाज और लकड़ी रखने के लिए। रघु अब सिर्फ बढ़ई नहीं, पूरे गांव का कारीगर कहलाता था। तूफान ने बहुत कुछ तोड़ा था, पर एक चीज बना भी गया। एक ऐसा दिल जिसमें लोभ की जगह इंसानियत ने घर बना लिया। कभी कभी बर्फ का तूफान सिर्फ घरों की छत उड़ाने नहीं, मन के अंधेरे को भी हटाने आता है। देवगढ़ ने वो रात सह ली, और सुबह जब बर्फ पर धूप पड़ी तो सिर्फ गांव नहीं, कुछ लोगों की सोच भी पिघल चुकी थी। क्या आप अब इस कहानी के लिए कोई और निर्देश देना चाहेंगे?